सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। सऊदी अरब ने, आप सोच नहीं सकते कितना बड़ा काम कर दिया है। अब इस पर बाद में आप राय दीजिएगा, लेकिन पहले खबर बता दूं। सऊदी अरब ने इजराइल के साथ अपनी नॉर्मलाइजेशन की बातचीत रोक दी है। पूरी तरह से बातचीत बंद। अरब देशों के ऊपर सवाल उठने लगा था। मीडिया संगठन, मुस्लिम समुदाय के लोग सऊदी अरब पर उंगली उठाने लगे थे। मेरे जैसे छोटे मोटे पत्रकार भी अब बार बार सवाल उठा रहे थे, जिसके बाद अचानक से ये खबर आई, मोहम्मद बिन सलमान ने इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की सारी बातचीत को रद्द कर दिया है। मेरे दोस्तों, सऊदी अरब का आपको बताता हूं कि अचानक से बातचीत बंद कर देने के पीछे ऐसा कौन सा ठोस वजह रहा जिसकी वजह से सऊदी ने बातचीत बंद कर दिया। सबसे पहली वजह है ये नेतन्याहू, ये कट्टर है। ये सऊदी अरब की सरकार खुद कह रही है। सऊदी अरब यानी मोहम्मद बिन सलमान की सरकार ने कहा कि ये सबसे बड़ा कट्टरवादी है, नस्लवादी है और फिलिस्तीनियों के खिलाफ बयान देता है। इसके अलावा इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर और ऊपर से बेंजीवीर, जो वहाँ का NSA बना हुआ है, उन लोगों ने हालिया दिनों में कहा कि फिलिस्तीन कुछ है ही नहीं, जिसकी वजह से अब सऊदी अरब पर सारी दुनिया ने सवाल खड़े करे। तो अब सऊदी अरब ने यही सारी बातें कही हैं कि ये कट्टरवाद हैं और ये फ़िलिस्तीन को कुछ नहीं समझ रहे हैं। फ़िलिस्तीन हमारे लिए अहम मुद्दा है और इन कट्टरवादियों की वजह से जितना इन्होंने कट्टरवाद दिखाया है और फ़िलिस्तीनियों पर जितना ज़्यादा इस वक्त जुल्म किया हुआ है, इसको देखते हुए हम किसी भी तरह से अब बातचीत को आगे नहीं बढ़ा सकते। ये सारी बात मोहम्मद बिन सलमान की सरकार ने एज इट इज़ अमेरिका से कही है। लेकिन दोस्तों, अभी आप एकदम ऐसे होने वाले हैं, इसीलिए कहता हूं कि सऊदी अरब पर एकदम से भरोसा भी करना नहीं चाहिए। आपको बता दूं कि उधर इजराइल ने इसके बाद कहा है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी तो बातचीत चल रही है, नॉर्मलाइजेशन की बात डायरेक्ट हमारी सऊदी अरब से चल रही है। तो अब आप कमेंट कीजिए कि आप इजराइल पर भरोसा करते हैं या सऊदी पर या फिर किसी पे नहीं। उधर मस्जिद अल अक्सा में हजारों की तादाद में देखिए फिर से यहूदी घुसे हैं और ये हर दिन हो रहा है। पहले ये साल में 1-2 बार हुआ करता था, अब हर दिन हो रहा है। सऊदी अरब को कम से कम यही देखना चाहिए। इजराइल की मिलिट्री ने फिलिस्तीनियों पर जुल्म की सारी इंतहा पार कर दी है। मोहम्मद बिन सलमान की सरकार को जरा सी भी शर्म हो तो सऊदी अरब को पूरी तरह से इजराइल का उल्टा बाइकआउट कर देना चाहिए। बात तो दूर की बात, ये तस्वीर देखिए, वहाँ के आम लोगों को परेशान किया है, औरतों को, बच्चों को धक्का देके भगाया है, हत्ता कि यहाँ महिलाओं के साथ बदतमीजी की है, उन्हें मारा पीटा है और साथ ही एक बुजुर्ग व्यक्ति को धक्का देकर गिराया भी। अब आप खुद तस्वीर देखिए किस तरह से महिलाओं को पीटा जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है, उनको उनके ही क्षेत्र से भगाया जा रहा है। और आजू बाजू में अगर आप पीछे ध्यान देंगे तो चारों तरफ आप देखेंगे एक साथ यही चीज़ दूसरों के साथ भी हो रही है। जो नौजवान हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको उन्हीं के इलाके से मारकर भगाया जा रहा है। बुजुर्गों को, नौजवानों को उनका गिरबान पकड़कर घसीटा जा रहा है। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, जिसमें एक बुजुर्ग शख्स को किस तरह से ज़मीन पर पटक दिया है। ये इजराइल का असली चेहरा है। इसीलिए क्योंकि ये मुसलमानों के साथ ऐसा कर रहा है, इसीलिए मोदी जी के चाहने वाले और बीजेपी पार्टी के लोग और अंधभक्त इजराइल को पसंद करते हैं। हालांकि यहूदी इनके मुंह पर थूक देते हैं कि चलो चल निकल। इसके अलावा जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया था, आपको जानकारी दी थी कि फ़िलिस्तीन जो अथॉरिटी है, फ़िलिस्तीन की जो गवर्नमेंट है, वो इजराइल के ही मेलजोल से चलती है, उनके साथ तालमेल करके काम करती है। जिसका अब रिजल्ट ये है, नतीजा एक बार फिर से सामने ये है कि फ़िलिस्तीन अथॉरिटी की पुलिस खुद फ़िलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर रही है। दोस्तों, फिलिस्तीन में एक जगह है जेरिको, एक शहर है, एक समझ लीजिए गांव है, एक एरिया है। वो ऐतिहासिक जगह है। फिलिस्तीनियों का पूरा ये इजराइल थोड़ी ना, ये तो फिलिस्तीन है। अब जेरिको के इलाके में एक स्ट्रक्चर है, एक पुरानी बिल्डिंग है, एक इमारत है, जिसको UNESCO ने घोषित कर दिया है ये ऐतिहासिक
जगह है, इसको तोड़ नहीं सकते। ये एंटीक जगह है, इस इमारत को तोड़ नहीं सकते और इसको फिलिस्तीनियों का करार दे दिया है। इस पर इजराइल भड़क गया है। इजराइल ने कहा है कि ये पॉलिटिकल मूव है अपना नाम चमकाने के लिए, हालांकि इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उधर फिलिस्तीनियों के हक में पहली बार कुछ अच्छा हुआ है तो फिलिस्तीनियों ने इसका जश्न कुछ यूं मनाया। उधर यहूदियों का त्यौहार चल रहा है, न्यू ईयर, ये कई हफ्ता मनाएंगे। तो ऐसे में यहूदियों के त्यौहार की वजह से इब्राहिमी मस्जिद में ही मुसलमानों का जाना बैन कर दिया है। उधर दोस्तों हमास के लीडर और पॉपुलर फ्रंट के लीडर ने बैरूत, लेबनान की राजधानी में मुलाकात की है और इजराइल के लिए अब एक ये नया गठबंधन है, नया सरदर्द है। उधर दोस्तों नेतन्याहू के खिलाफ आज 5वें महीने में भी, शुरुआत में 5वां महीना लग चुका है, नेतन्याहू के खिलाफ अभी भी प्रदर्शन चल रहा है। तानाशाह हमेशा तानाशाह होता है, तानाशाह हमेशा जलील होता है। तानाशाह जब अपनी कुर्सी से हटता है तो और भी जलील होता है। इंशाअल्लाह दुनिया भर के तानाशाह एक दिन इसी तरह से जलील होंगे। इशारा समझ गए। बहरहाल अब आपकी स्क्रीन पर देखिए, नेतन्याहू न्यूयॉर्क पहुंचने वाला है। नेतन्याहू के न्यूयॉर्क पहुंचने से पहले ये देखिए, यूएन की एक बड़ी सी बिल्डिंग पर यूएन ने लिखा कि डोंट बिलीव नेतन्याहू क्राइम मिनिस्टर, यानी डोंट बिलीव क्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, यानी नेतन्याहू पर भरोसा मत कीजिए। इजराइल की जो डेमोक्रेसी है उसको बचाइए और जो भरोसा आप कर रहे हैं नेतन्याहू पर मत कीजिए। अमेरिका के न्यूयॉर्क में नेतन्याहू के पहुंचने से पहले ऐसी जलालत नेतन्याहू को उठानी पड़ेगी, ये शायद उस क्राइम मिनिस्टर ने सोचा ही ना हो। उधर ईरान में प्रदर्शन चल रहे हैं। ऐसे में ईरान ने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा है जिसके पास 2 जगह की नागरिकता है, 2 अलग अलग देशों की, और ईरान ने कहा है कि ये ईरान के लोगों को भड़का रहा था। मेरे दोस्तों उधर ईरान में जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहा है और प्रदर्शन में झड़प भी हो रही है और झड़प में गोलीबारी की भी आवाज सुनाई दे रही है। दोस्तों इस झड़प में एक ईरानी पुलिस वाले की मौत हो गई और कई घायल हैं। उधर दोस्तों ईरान के अंदर गृह युद्ध छड़वाने की कितनी बड़ी होड़ है, ये तस्वीर उसकी गवाह है। ईरान ने हजारों की तादाद में हथियार पकड़े हैं जो अमेरिका की तरफ से आए थे और स्मगल होके ईरान के अंदर आए थे, जिनका इस्तेमाल करके ईरान के अंदर तबाही मचाना था। तीसरा दिन हो चुका है और बर्लिन में आज भी ईरान के खिलाफ और ईरान की सरकार के खिलाफ नंगे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। Even though we are very far away, a few thousand kilometers, but we are still with them, with our hearts and with our minds, and we are going to keep fighting. इसी तरह से एलए में भी ईरान की सरकार और ईरान के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। Ken Calvert, Congressman Ted Lieu,
Congressman Tom McClintock, Congressman Mike Levine, Congresswoman Katie Porter, Congresswoman Michelle Steele, Congressman Brad Sherman, and Congresswoman Judy Chu. And lastly, thank you to California Senator Padilla for introducing the दोस्तों, यूएन की मीटिंग अमेरिका में होने वाली है और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि ईरान शामिल हो। लेकिन आपको बता दूं कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी बहुत जल्द अमेरिका पहुंचेंगे। ईरान ने भारी मात्रा में अजरबैजान के खिलाफ अपने बॉर्डर पर हथियार तैनात किए हैं, लेकिन दूसरी तरफ अजरबैजान और ईरान ने फ़ोन पर, दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने फ़ोन पर अपने रिश्तों को सुधारने के लिए बातचीत की है। हमारी दुआ यही है कि भैया तनाव ना हो और जंग ना हो। उधर तुर्की भी शांत नहीं बैठा है। तुर्की ने एक बार फिर से इराक के अलग अलग इलाकों में ड्रोन स्ट्राइक करी, जिसमें कई कुर्दिश लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। उधर आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशियान फिर से ठंडे पड़े और उन्होंने कहा कि अजरबैजान के साथ पीस एग्रीमेंट यानी शांति का एग्रीमेंट इस साल के अंत तक हो सकता है। मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।